बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। इस नंबर 28 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इख्तियार आपको बर वक्त मिलती रहें। नॉवेल कैसा लग रहा है इस बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। एक बात बताऊं, महानूर ने महवियत से साद को देखते हुए कहा। हाँ ज़रूर, तुम डिनर सूट में वाकई बहुत अच्छे लग रहे थे। थैंक यू। वो मुस्कुराया। इस रोज़ मैं समझी कि जैसे तुमने मुझे खुद को मुखातिब करने से रोका है तो क्या पता ये भी तुम्हारा बहरूप हो। वो ज़ोर से हंसा। रूप में बहरूप नहीं होता लड़की। बहरूप देखना था तो कल तुम लंडा बाजार आती। हैं वाकई? महानूर का बाजू और हाथ पट्टी का चेहरा अपने स्टैंड पर हिल गया। हाँ, वो मुस्कुराया। तुमने वो जरासीमों से भरपूर पुराने किसी के उतरे कपड़े बेचे? महानूर की आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। हाँ बिल्कुल। साथ ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर महानूर के सामने फैलाए। मगर देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ अब तक। शायद मैं तुम्हें कुछ कभी समझ ना पाऊँ। महानूर ने सर हिलाया। तो ये सब क्यों करते हो? क्या करोगी समझ कर? इसने कहा। ऐसे ही ठीक है। गोया तुम आजकल ऑफ हो फिर से। हाँ, सीजनल ऑफ। इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। वो जो इस रोज़ तुम्हारे राइट हैंड पर खड़े थे, वो जो बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे, उम्रों के फ़र्क के सिवा वो तुम्हारे डैडी थे। हाँ, कैसे लगे तुम्हें? एकदम ज़बरदस्त। मानू ने पूरी बच्चों की तरह पुरजोश अंदाज में कहा। इतने हैंडसम और ग्रेसफुल। मैंने बताया था तुम्हें कि वो ऐसे ही हैं। लेकिन क्या तुम दोनों में सीआईडी के एजेंट हो या फिर खुफिया वाले तुम्हारे पीछे लगे हैं जो तुम इनके सामने मुझसे मिलना नहीं चाह रहे थे? मानूर को एक बार फिर इस दिन वाली मायूसी याद आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। साद ने शक्करदान से चीनी अपनी चाय के कप में डालते हुए कहा। मैं दरअसल इनका अकलौता और कीमती बेटा हूँ। शायद इनका दुनिया में वाहिद रिश्ता। इसीलिए वो दिए मेरे मामले में इतने हसास हैं कि वह हर वक्त मेरी निगरानी पर तुले रहते हैं। इन्हें मुझसे मुतालिक किसी नए शख्स का पता चल जाए तो इसके बारे में भी चौकन्ने हो जाते हैं कि कहीं वो नया शख्स मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला। बस इसीलिए मैं इनसे अपने कुछ ऐसे ताल्लुक़ छुपा कर रखता हूँ, मुबादा मेरा इतना प्यारा ताल्लुक़ इनकी छानबीन का शिकार ना होने लगे। तौबा है, कितनी अननेचुरल ज़िंदगी है भाई। मानो ने झुंझलाते हुए कहा। बस ऐसी ही है, क्या किया जाए? साद ने सर तिरछा करते हुए महानूर को देखा। लगता है तुम जल्द तंग आ जाओगी मुझसे और मेरी दोस्ती से। नहीं, हरगिज़ नहीं। महानूर ने सख्ती से सर हिलाया। मैं तुम्हारे बारे में इतना तो बहरहाल जानती हूँ कि तुम कैसे हो। वाकई? साद ने मुस्कुरा कर इसे देखा। जब ही मेरे बारे में फ़ौरन बदगुमानी का शिकार हो जाती हो। वो इंसानी फितरत का तकाजा है, महानूर ने बेनियाजी से कहा। वैसे लंडे के कपड़े और तुम, इसने झुरझुरी लेते हुए कहा। मुझे तो वहशत हो रही है ये सोचकर। कल अगर तुम मुझे वहाँ देख लेती तो कौन हो तुम कौन हो कि पुकार डालती, आगे बढ़ती और क्या पता कपड़ों की इस लाट पर जा गिरती। साद ने से चिढ़ाया। तौबा, अल्लाह ना करे। महानूर को तसव्वुर करके खौफ आ गया। अच्छा ये बताओ कि तुम मेरे घर कब आ रहे हो? फिर इसने मौजू बदला। जब तुम बुलाओगी। मैं तो आज भी चाह रही थी कि तुम मुझे यहाँ बुलाने के बजाय मेरे घर आते। मैंने सोचा पहले तुम्हारा मूड तो चेक कर लूँ, फिर तुम्हारे घर पहुँचूँ। कहीं अब के तुम पहचानने से इनकार कर दो। ऐसा हो ही नहीं सकता था, मानू ने फ़ौरन जवाब दिया। अच्छा ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी वो खाला जो हैं जिनका जिक्र तुमने किया कई बार किया, इनसे मिल सकूं? खतीजा और फातिमा खाला? मानू ने पुरजोश होते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आंटी स्वीट खातून हैं, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। फातिमा खाला तो कई बार मुझसे कह चुकी हैं कि साथ से हमें ज़रूर मिलवाना। अच्छा, साथ को हैरत हुई। वो मुझे कैसे जानती हैं भला? अचानक महानूर का एहसास हुआ वो कुछ ज़्यादा बोल गई थी। वो, इसने जो जवाब सोचते हुए इधर उधर आंखें घुमाई। हाँ वो, इसने बात बनाने की कोशिश की। फातिमा खाला को खारी ने बताया था कि मेले वाले साईं की आवाज़ बहुत अच्छी थी। अच्छा, साद मुस्कुराया। मगर वो तो मेले वाला साईं था,
तुम्हारी खाला को साद का कैसे पता चला? हाँ वो ना। महानूर को फ़ौरन एहसास हुआ कि इसने गलत जवाब पेश कर दिया था। वो शायद फिज़ा ज़हूर के घर जाने के हवाले से जिक्र हुआ था कि तुम्हारे साथ मैं वहाँ गई थी। अच्छा, वो हंसा। चलो मान लेते हैं, ये बात मानी जा सकती है। वैसे लाहौर की फ़ज़ा और यहाँ का माहौल इस्लामाबाद से बिल्कुल मुख्तलिफ है। साद ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। वो एक रेस्टोरेंट के ओपन एरिया में बैठे थे। हाँ, यहाँ बेतकल्लुफ़ी और बेसाख्तगी सी है, जबकि इस्लामाबाद में हर वक्त बैरोक्रेट्स फ़ज़ा छाई रहती है। बेतकल्लुफ़ी और बेसाख्तगी नाम को भी देखने को नहीं मिलती, इसीलिए तो जो मज़ा यहाँ है वहाँ कहाँ। महानूर मुस्कुराई। वो जगह जहाँ सारा खान रहती है वो भी है तो छोटी सी, मगर वहाँ सादगी की फ़ज़ा है। बनावट से पाक वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। साद को याद आया और इसने दानिस्ता अपनी बात मुकम्मिल करके महानूर के चेहरे के तासुरात जांचने की कोशिश की। तुमने वो फूल देखे? जवाब में महानूर ने सर को खफीफ सी जुम्बिश देते हुए झटका और बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात की। साद ने फूलों के इन तख्तों की तरफ देखा जिनकी तरफ महानूर ने इशारा किया था। सफ़ेद फूलों का एक तख्ता सब पत्तों और शाखों पर खड़ा था। ये फूल बाहर की मखसूस महक सारे में फैला रहे थे। लाहौर में बाहर आ चुकी थी। आपा राबिया ने बिस्तर झाड़ कर दोबारा बिछाते हुए कनखियों से कुर्सी पर किताब लेकर बैठी सादिया को देखा। इसने फूलदार कॉटन का धुला धुलाया और एहतियात से इस्त्री शुदा सूट पहन रखा था। इसके सियाह घने और सीधे बाल सलीके से कंघी करके चुटिया की शक्ल में गुंदे थे। इसने पाँव में सस्ती सी चप्पल पहन रखी थी। इसके पाँव साफ सुथरे और पाँव के नाखून तरीके से तरशे हुए थे। ये स्कूल से वापस आकर कितने सलीके से कपड़े पहनने लगी है और स्कूल से वापसी पर भी कितना टाइम बालों में कंघी करने पर लगा देती है। क्या ये वही सादिया है जो एक रंग के कपड़े पहनती थी या 3 रंगों के? इसे कोई परवाह नहीं होती थी। क्या ये वही सादिया है जो कई कई दिन बालों में कंघी नहीं करती थी, बस ऊपर ऊपर से कंघी फेर नीचे उलझे हुए बालों के साथ स्कूल चली जाती थी और सारा सारा दिन यूं ही गुजार देती थी। पूरे हफ्ते के बाद इतवार की छुट्टी के दिन जब वो इनके हाथ लगती थी तो वो इसके बालों में तेल लगाकर कंघी फेर फेर कर इसके बालों को सुलझाती थी। क्या ये वही सादिया है? आपा राबिया ने बेयकीनी से एक बार फिर सादिया को देखा, जिसके चेहरे पर संजीदगी थी और उम्र के साथ बढ़ते शऊर की झलक भी। वह कहाँ से और कब गुजर गया, उन्होंने गुमसुम होते हुए सोचा। सादिया के चेहरे पर नज़र आता एतमाद इल्म का तोहफा है या अकल का। वो सोचती रह गईं, कितने पर्चे बाकी रह गए तुम्हारे? अपनी सोचों की रवानी से घबराकर उन्होंने सवाल किया। इनका लहजा दुरुस्त था, ये तल्ख इन्हें खुद अंदाज़ा नहीं हो पाया। 2 सादिया ने किताब से नज़रें उठाए बगैर जवाब दिया। 9वीं के बाद घर बैठकर पढ़ना पड़ेगा। वो हाथ में पकड़ी बिस्तर की चादर रखकर सादिया के करीब चारपाई पर बैठते हुए बोली। क्यों? सादिया ने किताब से नज़रें हटाकर इनकी तरफ देखा। इनके माथे पर 3-4 बल भी पड़ गए थे। 10वीं में स्कूल के अखराजात भी बढ़ जाएंगे और टांगे का किराया भी। तुम्हारे अब्बा जी की महदूद सी आमदनी में ये अखराजात पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सादिया के माथे पर पड़े बलों को खातिर में न लाते हुए कहा। क्या मतलब है अम्मा? आपके सादिया बाकायदा हरकत में आ गई। क्या मतलब? अखराजात पूरे नहीं होंगे? इसने परेशानी के आलम में इधर उधर देखते हुए कहा। मुझे तो डॉक्टर बनाना है आपने। डॉक्टर बनने पर कितना पैसा लगता है आपको? इसने इनका बाजू झंझोड़ते हुए कहा। बस 1 ही साल में खबर हो गई हमें कि हम कितने पानी में हैं। आपा राबिया ने पुरस्कून लहजे में कहा। घर बिठाकर मैट्रिक करवा लें, बड़ी बात है। डॉक्टर बनने के लिए जितना सारा उठाना पड़ता है, इतना उठाएंगे तो हमारी गर्दनें टूट जाएंगी। मगर आपने ये ख्वाब देखा था, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। सादिया के वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि आपा राबिया से सवाल जवाब के बदले इसे इसकी ज़िंदगी के वाहिद ख्वाब और अकलौती आरज़ू से दस्तबरदारी की सज़ा मिलने वाली थी। 1 ही साल के अखराजात ने बता दिया कि ख्वाब भी अपनी औकात के मुताबिक ही देखने चाहिए और ख्वाहिशें भी बिसात तक महदूद रखनी चाहिए। आपा राबिया ने अपना बाजू सादिया के हाथ से छुड़ाते हुए कहा और उठकर बिस्तर पर छोड़ी चादर सीधी करके बिछाने में मसरूफ़ हो गईं। इस दौरान उन्होंने 3-4 बार सादिया की तरफ कनखियों से देखा। इसका ध्यान किताब से बिल्कुल हट चुका था।
ان کے الفاظ کی برہنگی نے اس کے تن سے سفید اور اوور آل گلے میں پڑا آلہ آن واحد میں چھین لیا تھا۔ وہ مضطرب اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ کہیں یہ کل کا پرچہ بھی خراب نہ کر بیٹھے۔ شاید مجھے اس کے پرچے ختم ہو جانے کا انتظار کر لینا چاہیے تھا، انہوں نے سوچا۔ لیکن وہ کیا کرتی؟ سعدیہ کے بڑے ہو جانے کے متعلق اچانک آنے والے خیال نے انہیں اس بری طرح ہڑبڑایا تھا کہ سعدیہ کی سرکش پکڑتی سوچ اور گستاخی کی حدود میں داخل ہوتی زبان کو فی الفور گرفت کے جال میں دبوچ لینا چاہتی تھی۔ ان سے انتظار ہو سکا تھا، نہ صبر۔ انہوں نے جوابی حملہ کرنے میں دیر لگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹتے اور اس کا حلیہ درست کرنے کے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی، ان کے دل کو یقین ہو چکا تھا کہ سعدیہ آئندہ ان کے سامنے سوال کرنے اور طعنہ زنی سے پرہیز کرے گی، مگر کمرے کے بند ہوتے ہی کیواڑ کے پیچھے بیٹھی سعدیہ کے ذہن میں کیسے کیسے خیالات امٹ رہے تھے۔ آپ پر رابعہ کو ان کا گمان بھی ہوتا تو شاید ان کی منصوبہ بندی کچھ اور ہوتی۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی، فائزہ نے اپنے سامنے بیٹھے سعد سے رسمی سا جملہ بولتے ہوئے کہا۔ مجھے ان بچوں سے مل کر خوشی ہوتی ہے جو اچھے طریقے سے اپنے کیریئر میں سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا ہو جانے کے بعد ان کے پیرنٹس کو سکھ کا سانس لینے کا موقع ملتا ہے۔ کیا یہ ہمیشہ اتنی کیلکولیٹڈ الفاظ بولتی ہوں گی؟ سعد نے اپنی پلیٹ میں رکھے چیز بالز میں سے ایک کانٹا کھبوتے ہوئے سوچا۔ اسے ایسے لوگوں سے مل کر کبھی بھی بہت زیادہ خوشی نہیں ہوتی تھی جو الفاظ اور لمحوں کی جمع تفریق کرنے کے بعد ایک خاص تناسب کے ساتھ بولنے کے عادی ہوتے تھے۔ اس نے فوراً فائزہ کو اپنے ایسے ملاقاتیوں کی فہرست میں داخل کر لیا۔ میرا بیٹا سلمان لاپرواہ ہے اور غیر مستقل مزاج۔ MBA کر لینے کے بعد سے اب تک اس 2 سالوں میں وہ 6 بار جابس بدل چکا ہے، صرف اور صرف اپنے غیر پیشہ ورانہ رویے کی وجہ سے۔ ان کے لہجے میں سختی ابھر آئی۔ اور وہ یہ ماہنور ہے۔ انہوں نے تنقید کا رخ ماہنور کی طرف موڑا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار لڑکی کوئی دوسری نہیں دیکھی۔ سعد نے نظر اٹھا کر ماہنور کی طرف دیکھا جو اپنی ماں کی ان باتوں سے بے نیاز ناخنوں پر تازہ تازہ لگائی نیل پالش کو پھونکے مار مار کر سکھانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اسے ابھی تک یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ جو کچھ پڑھ رہی ہے کس لیے پڑھ رہی ہے، اسے پڑھ لینے کے بعد اس نے کرنا کیا ہے۔ ہر دوسرے دن مستقبل سے متعلق اس کے منصوبے بدل جاتے ہیں۔ کبھی یہ آرٹ کی دنیا میں انقلاب لانے کا منصوبہ بنا رہی ہوتی ہے، کبھی NGO بنانے اور چلانے کا عزم ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے چچا کے ساتھ ایگریکلچر کے فیلڈ میں انقلاب برپا کرنے کے پلان بن رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کسی خالہ کے پاس ملک سے باہر جا کر کوئی ریسرچ کرنے کا پروگرام بن رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ان سب منصوبوں کا اس مضمون سے کوئی تعلق نہیں جو یہ اصل میں پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے ایک سخت نگاہ نور پر ڈالی۔ اس کے ساتھ کی لڑکیاں میں نے دیکھا ہے، اپنی مصروف روٹین کے باوجود وہ نجی کمپنیوں کے لیے فری لانسنگ کر رہی ہیں۔ کیوں بھلا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے سعد کو دیکھا۔ اس لیے کہ وہ اپنی پروفیشنل لائن اور فیوچر کیریئر کے بارے میں سیریس ہیں، انہوں نے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے بارے میں تو سوچ سوچ کر میری عقل جواب دے گئی ہے۔ بس لڑکی کو اتنے سالوں میں یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ اسے کس موقع پر کون سا ڈریس پہننا چاہیے۔ اس سے فیوچر پلاننگ میں سنجیدگی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہمارے جیسے پیرنٹس کی فکریں کون سمجھ سکتا ہے جو اولاد کی بہتری کے لیے بھاگے پھرتے ہیں، اور اولاد ہے کہ اپنا کوئی سرا تک نہیں پکڑاتی۔ انہوں نے افسردگی کے ساتھ سعد کو دیکھا اور اپنا چشمہ اتار کر صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اچھا بھائی سعد سلطان، ایک بار پھر کہوں گی، تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ پلیز تکلف مت کرنا، کمفرٹیبل ہو کر چائے انجوائے کرو۔ مجھے ایک ضروری کام سے نہ جانا ہوتا تو مزید تمہارے ساتھ بیٹھتی۔ وہ آہستگی سے سعد کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے نپے تلے الفاظ بولنے کے بعد کمرے سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد سعد اور ماہنور نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ماہنور بے اختیار ہنس دی۔ تم نے دیکھا میری ممی کتنی ٹائم کانشیس ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کتنے وقت میں انہیں کتنی بات کرنی ہے انہوں نے پہلے سے سوچا ہوتا ہے۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، سعد نے سر ہلایا، مگر انہیں تم سے کتنی شکایتیں ہیں بھائی؟ اس نے شرارت بھرے انداز میں ماہنور کو دیکھا۔ دراصل ممی پکی کوملیت پسند ہیں، وہ اپنے مقرر کردہ معیار سے نیچے ہمارے لیے کچھ سوچ ہی نہیں سکتیں، اور ہم سے، بلکہ ہم سے کیا، ہر ایک سے، مطلب بابا سے لے کر گھر کے ایک عام ملازم تک سے یہ توقع کرتی ہیں
कि वो इस परफेक्शन के मेयार को छुए जो उन्होंने अपने जहन में सोची हुई है। किसी काम में, किसी बात में कोई भी कमी या इन्हें टेंशन में डाल देती है। ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल नहीं? साद ने चाय की प्याली की सुनहरी किनारे पर उंगली फेरते हुए कहा। मुश्किल? महानू ने बेबसी से कहा। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। एक दफ़ा ऐसी ही टेंशन का शिकार होकर मम्मी अस्पताल भी पहुंच चुकी हैं, इसने बताया। तो फिर तुम लोग यकीनन इन्हें गैर मामूली से ज़्यादा टेंशन देते होंगे। साद ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। महानू ने उठकर कमरे की खिड़की पर तने दबी पर्दों की डोरी खींचकर हटाते हुए कहा। हम इन्हें खुश मुतमईन और पुरसुकून रखने की हद्दुल वसी कोशिश करते हैं, मगर सोचो, हम इंसान हैं, मशीनी कल पुर्जे तो नहीं जो हर वक्त यकसा सोच चलते रहें। ये भी है। साद के लिए ये एक नई और अनजानी सूरत हाल थी। मैं डैडी को और डैडी मुझे कितना जिद करते हैं, लेकिन शुक्र हम में से कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचता, इसने सोचा और अपनी सोच पर खुद ही मुस्कुरा दिया। लो खारी और सरदार चचा भी आ गए। महानूर खिड़की के बाहर देखते हुए बोली, ये लोग ताई साबरा को फाइनल शॉपिंग कराने गए हुए थे। कल ये लोग वापस आ रहे हैं। तुम मिलोगे ना इनसे भी? इसने साथ की तरफ मुड़ते हुए पूछा। ज़रूर। वो चाय का कप मेज़ पर रख कर बोला, मैं यहाँ तुमसे और तुमसे मुतालिक लोगों से ही तो मिलने आया हूँ। इसकी बात के जवाब में महानूर के चेहरे पर जो मुस्कुराहट उभरी थी वो बहुत दिल फरेब थी। साद इस मुस्कुराहट को देखकर मुस्कुरा दिया। तुमने ये 3 स्केच बॉक्स और कलर किए हैं, इनमें तुम्हारा हाथ मुश्ताक़ी से रवा हुआ लगता है। सिमी आंटी ने ऐनक के ऊपर से हाथ में पकड़ी कलरिंग बुक के सफ़े पलटते हुए माहिराना राय का इजहार किया। इम्प्रूवमेंट है ना? सारा ने बच्चों से शौक के साथ सवाल किया। यकीनन है। सिमी आंटी ने कलरिंग बुक मेज़ पर रखते हुए चश्मा नाक की पूंछ से ऊपर की तरफ खिसकाया। देखा? सारा घुटनों के दरमियान हाथ दबाते हुए मुस्कुराई। इससे साबित हुआ कि मैं इतनी भी बेकार नहीं हुई। ये तुम्हारा अपना ख्याल था कि तुम बिल्कुल बेकार हो चुकी हो। किसी दूसरे ने तुम्हें हरगिज़ ये नहीं कहा था। सिमी आंटी ने इसे याद दिलाया। अब ये तो हो गया। सारा ने ऐसे जाहिर किया जैसे उसने सिमी आंटी की बात सुनी ही नहीं और कलरिंग बुक्स उठाकर एक तरफ रख दी। और इस डो को मैं इतने शिकनों में ढाल चुकी कि अब कोई और शक्ल याद नहीं आ रही कि क्या बनाऊं। हाँ, वो जो एफल टावर तुमने बनाया था। सिमी आंटी ने इसकी हौसला अफजाई की खातिर कहा और ऐसे सर हिलाया जैसे वो सारा के काम से शदीद मुतासिर हो। वो तो भाई कमाल था। मैंने संभाल कर रखा है इसे इस बेस पर जिस पर तुमने बना कर रखा था। अरे, इस पर क्या? आप मुझे कोई अवार्ड देंगी? सारा को सिमी आंटी की तारीफ पर खुशी हुई। नहीं, सिमी आंटी ने सर हिलाया। जब साद आएगा तो मैं इसे दिखाऊंगी। वो बहुत खुश होगा और ये कलरिंग बुक्स भी दिखाएंगे इसे। छोड़ें। सारा ने हाथ बढ़ाकर कलरिंग बुक्स सिमी आंटी से ले ली। रहने दें। हैं? सिमी आंटी सारा के इस रद्द-ए-अमल पर हक्का बक्का रह गईं। लेकिन क्यों भाई? उन्होंने सवालिया अंदाज में सारा की तरफ देखा। मेरा ख्याल नहीं कि साद को मेरे इन कामों में दिलचस्पी होगी, सारा ने किसी रूठे हुए बच्चे की सी आवाज़ में कहा। आपने देखा नहीं था, पिछली बार भी इसने कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था। ज़बरदस्ती तारीफ़ कराई थी, बल्कि ज़बरदस्ती हर चीज़ दिखानी पड़ी थी। ओह! सिमी आंटी को दिल में एक हल्का सा इत्मीनान उतरता महसूस हुआ। गोया साद को इस सिमत का अंदाज़ा हो चुका था जिस पर सारा के सिलसिले में इसे चलना था। ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने अनजान बनते हुए कहा। तुम्हारा कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता जिसे साथ देखना और तारीफ करना न चाहे। ऐसा हुआ है, सारा ने संजीदगी से कहा। हुआ है ऐसा। इसने अपनी बात दोहराते हुए सिमी आंटी को यूं देखा जैसे कह रही हो, मान लो मैं सच कह रही हूँ। हो सकता है। सिमी आंटी ने मज़ीद बहस नहीं की, लेकिन क्या पता इसका दिल चाहता हो कि अब तुम इस काम में मज़ीद आगे बढ़ बेहतरी लाओ। उन्होंने एक मरतबा फिर कलरिंग बुक खोलते हुए कहा, और देख लो, हर सफ़े के बाद तुम्हारी कलरिंग में फ़र्क आया है और आखिरी सफ़े तक पहुंचकर ये खासी में चोर हो चुकी है। उन्होंने सारा की तरफ देखा। इसका मतलब है तुमने इसकी बात को चैलेंज समझकर इसको कबूल किया है। सारा के दिल से एक अनजाना सा बोझ सिमी आंटी की ये बात सुनकर किसी कदर कम हुआ। आपको याद है ना, पहले भी जब कभी मुझे कोई चैलेंज करता था कि नहीं सारा खान, तुम ये काम नहीं कर सकती, तो फिर वो काम करके दिखाना मेरे लिए जीने मरने का मसला बन जाया करता था। हाँ, सिमी आंटी ने सारा के साथ माजी की गलियों में उतरते हुए कहा।
मास्टर सनी ने जब तुम्हें कहा था कि तुम आग लगी जैकेट के साथ टायर में से खुद को नहीं गुजार सकती, और जब खान बाबा ने कहा था शहरी अचानक सर्कस छोड़कर चली गई, कौन है जो मौत के कुएं में शहरी की तरह मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाकर दिखाए? सारा ने सामने देखते हुए कहा। इसकी नज़र के सामने सर उठाकर खड़े सुरमई पहाड़ों पर जैसे माजी की फिल्म का फीता चल रहा था और गुजरे वक्त के नकूश उभर और मिट रहे थे। और वो याद है आपको? इसने कुछ याद आने पर बुलंद आवाज़ में कहा, जब रक्कू ने मुझे चैलेंज किया कि इसकी साइकिल चलाते हुए केला खा कर दिखाऊं। हाँ बिल्कुल याद है, जिसकी प्रैक्टिस करते हुए तुम साइकिल समेत 20 मरतबा तो गिरी ही होगी, और कितने ही केले तुम्हारे नीचे आकर पिचके हुए थे। लेकिन 10वें रोज़ जब मैं रक्कू के लिबास में मलबूस होकर, सर पर जोकर हैट सजाए, नाक पर सुर्ख टेनिस बॉल जमाए, चेहरे पर हू बहू इसके जैसा पेंट सजाए रिंग में उतरी थी, तो ना तो मेरे पाँव की रफ्तार में कोई फ़र्क आया था और ना ही केले खाने की रफ्तार में ऐसी रुकावट आई थी कि किसी को शक हो सके ये रक्कू नहीं कोई और है। पूरा मुजमा रक्कू रक्कू के शोर मचाता था और मैंने साइकिल चलाते हुए न जाने कितने ही ऐसे लोगों से जा जाकर हाथ मिलाए थे जो शहर के चंद रोज़ा सर्कस ही में रक्कू से इतनी मानूस हो चुके थे कि इसके परिस्तार बन गए थे। रक्कू तो जीता जाता था, परिस्तारों का एक हजूम इसके पीछे रक्कू रक्कू के नारे लगाता, इसकी हरकत और सिकनात का नज़ारा करता था। सिमी आंटी ने भी खोए खोए अंदाज में याद किया, जोकर्स तो सर्कस का हिस्सा होते हैं, मगर रक्कू जैसा मस्खरा किसी किसी सर्कस में ही होता होगा। मामूल से हट कर हरकतें करता था, बिल्कुल मामूल से हट कर, है ना? उन्होंने सारा की तरफ देखा। हाँ, सारा ने कुछ देर तक पहाड़ पर नज़र जमाए रखने के बाद लंबा सांस लेते हुए सिमी आंटी की तरफ देखा। रक्कू खुशकिस्मत है सिमी आंटी, अभी तक ब्लू हेवन सर्कस से जुड़ा होगा, एक के बाद एक शहर घूमता, वो तो अब तक पूरा पाकिस्तान देख चुका होगा। इसके लहजे में एक नामहसूस सा दुख और उदासी उभरने लगी थी। शहर दर शहर फिरता ब्लू हेवन सर्कस अगर कभी पहाड़ों के दामन में सिमटे इस छोटे से इलाके में भी आ लगे तो क्या होगा सारा? सीमी आंटी अपनी उम्र और तजर्बे की हकीकत को फरामोश करते हुए बोली, तो का तो कोई सवाल ही नहीं सीमी आंटी। सारा के लहजे में उदासी आ गई। ब्लू हेवन सर्कस की इंतज़ामिया कल आबादी वाले इलाकों का रुख नहीं करती, आप भूल गई हैं क्या? अरे हाँ, सिमी आंटी ने चश्मा उतार कर अपनी नम आंखें खुश्क करते हुए कहा, एक बात पूछूं सारा? चश्मा दोबारा आंख पर लगाते हुए उन्होंने सारा की तरफ देखा। तुम रक्कू से शदीद मोहब्बत करती थी ना? उन्होंने सारा की आंखों में झांका। और इसको तुमसे शदीद मोहब्बत थी? उन्होंने सर हिलाते हुए जैसे खुद ही अपनी बात की तायीद की। सिर्फ खान के डर से तुम लोग इस मोहब्बत का इजहार नहीं करते थे, आपको ये ख्याल कैसे आया? सारा ने सर्द लहजे में सवाल किया। मुझे उस वक्त भी कभी ये ख्याल आता था जब हम दोनों ब्लू हेवन का हिस्सा थे, और मुझे वो रातें भी याद हैं जब तुम नींद में मिसकन दवाओं के जेर असर सोते हुए रक्कू पुकारती थी, और ऐसे पुकारते हुए जार जार रोया करती थी। और सिमी आंटी के लहजे में अपनी बात पर एतमाद शामिल था। सर्कस से मुतालिक तुमने कभी किसी और को तो नींद में बुलाया, न जागते में याद किया। खान से ज़्यादा तुम किसके करीब रहीं, और तितली से ज़्यादा तुम्हारी किससे दोस्ती थी? मास्टर मंजू जो तुम्हें ट्रेनिंग देता था, और मिस लीना जो तुम्हारे बाल संभालती और मेकअप करती थी, तुमने वहाँ से आकर भूले से किसी को याद नहीं किया, सिर्फ रक्कू ही क्यों? भला रुको ही क्यों? सिमी आंटी ने बात के आखिर में 2 दफ़ा अपना सवाल दोहराया और सामने देखने लगी। जो मोहब्बत होती है सिमी आंटी, कुछ तौक़ी के बाद सिमी के कानों को हवा के साथ सरसराती सारा की आवाज़ सुनाई दी। इसकी टांगें और बाजू किसी हादसे के नतीजे में टूट नहीं जाते। मोहब्बत की रगों में दौड़ता जज्बात का खून इंसान के साथ होने वाले हादसे के बाद निकलने वाले खून की तरह बहकर निचड़ नहीं जाया करता। मोहब्बत गूंगी नहीं होती, वो कुछ कहे बगैर भी अपने होने का एहसास दिला देती है। मोहब्बत बहरी भी नहीं होती कि महबूब की पुकार, इसकी फरियाद इसकी आंखों में उतरी अजियत की ज़ुबान न सुन सके। सिमी आंटी ने चौंक कर सारा की तरफ देखा। हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, सारा ने सर हिलाया। मोहब्बत में इतनी गर्मजोशी, इतनी बेसाख्तगी, इतना एहसास, इतना ख्याल होता है कि इसका ज़ुबान से लफ्ज़ों में इज़हार ना भी किया जाए तो भी वो दिल को अपने आहते में लिए रखती है।
محبت کی بتی محبوب کے دماغ میں ہر وقت جلتی رہتی ہے، کیونکہ اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ سورج اس کے سامنے چراغ بن جاتا ہے۔ محبت کی ایک پکار محبت کرنے والے کے لیے کافی ہوتی ہے، جس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ فوراً محبوب تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے سارا جوش جذبات میں بولتے بولتے اچانک رک گئی، جیسے سیمی آنٹی نے سامنے سے پڑتی سورج کی شعاؤں کو اپنی آنکھوں تک آنے سے روکنے کے بعد ہاتھ کا چھجا بنا کر ماتھے پر رکھتے ہوئے اس کے تلے سے سارا کو دیکھا، جیسے ساتھ کی محبت جو میری ہر پکار سن لیتی ہے، جو میری ہر رمز کو جان لیتی ہے، جو میرا ہر اشارہ سمجھ لیتی ہے۔ سارا کے الفاظ تھے یا طاقتور کرنٹ جو سیمی آنٹی کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ انہوں نے بے یقینی سے سارا کی طرف دیکھا۔